हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो की बात करूंगी। अब मैं बहुत अच्छी सीरीज शुरू कर रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं ऐसे लोगों की बात बता रही हूँ जो सेल्फ मेड मिलेनियर बने, जिन्होंने अपने दम पर कंपनीज खड़ी करी, अपने दम पर कुछ नया इनोवेशन स्टार्ट किया। तो ऐसे ही एक बहुत ही गजब के एक इंसान है जिन्हें फादर ऑफ इंडिया सिनेमा कहा जाता है और उन सबको हम दादा साहब फाल्के के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, सपने देख पूरा करने का साहस भी करते हैं और उसके बाद उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। अपने सारे ड्रीम्स को कोई सोर्स रिसोर्सेज ना होने के बाद भी अपने सारे ड्रीम्स ये पूरे करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उन्हें कदम कदम पर नेगेटिव करते हैं, क्योंकि नए विचार होता है, नया थॉट होता है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। तो लोग इनको नेगेटिव भी बहुत करा, लेकिन उसके बाद भी अपनी विल पावर के दम पर ये लोग प्रूव करके दिखाते हैं और एक लाइफ में सक्सेसफुल टाइटल को और सक्सेसफुल लाइफ को लीड करते हैं। तो चलिए, एक ऐसी ही एक फेमस पर्सनैलिटी, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी दादा साहब फाल्के की हम थोड़ी सी बायोग्राफी की बात करेंगे कि वो क्या थे, कैसे उन्होंने इंडियन सिनेमा की शुरुआत की। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पिक्चर भारत में सबसे पहले आई थी और भारतीय सिनेमा की शुरुआत भारत में सबसे पहले दादा साहब फाल्के ने ही की थी। दादा साहब फाल्के की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस तरीके से फिल्म बहुत कलरफुल होती है, दादा साहब फाल्के की भी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल थी और उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। उनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में, जो कि नासिक के पास है, 30 अप्रैल 1857 में हुआ था। उनके पिताजी गोविंद शिवासेव फाल्के बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हिंदू पुजारी के रूप में काम करते थे। वो धार्मिक समारोह का संचालन किया करते थे और उनकी माँ द्वारिकाबाई एक साधारण सी गृहिणी थी। फाल्के को मिला के टोटल उनके मदर फादर के 7 बच्चे थे, जिसमें कि 3 उनके बेटे थे और 4 उनकी बेटियां थी। साहब फाल्के यज्ञों का अनुष्ठान और गांव का संचालन जैसे आदि कार्य करते थे। वो अपने पिता के साथ अक्सर उनका हाथ बटाया करते थे। जब फाल्के सर की प्रारंभिक शिक्षा त्र्यंबकेश्वर में ही हुई, इसके बाद जब उनके फादर की जॉब विल्सन कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर के रूप में लग गई, तो पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और मैट्रिक की शिक्षा इन्होंने मुंबई से कंप्लीट की। बचपन से ही दादा साहब फाल्के का जो रुझान था वो कला के क्षेत्र में था। उसमें उनको बहुत रुचि लेते थे और वो उसी में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। 1885 में यानी 1885 में दादा साहब फाल्के ने जे स्कूल फार्ड में एडमिशन लिया और वहाँ पर उन्होंने ड्राइंग का 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया। इसके बाद वो बड़ोदरा चले गए आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बड़ोदरा के मशहूर कला भवन में उन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने नाटक कंपनी में बतौर चित्रकार के रूप में 1 साल तक कई वर्षों तक नौकरी भी की। 1903 में उनको एज अ फोटोग्राफर और ड्राफ्टमैन के रूप में जॉब भी मिली, बट वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस जॉब को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपना ही कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। साल तो उन्होंने बेमन से जैसे तैसे जॉब करी, लेकिन 1906 में उनको अपने काम से बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने 1906 में उस जॉब को रिज़ाइन दे दिया और अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस लोनावला में शुरू कर दी और इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था फाल्के इनग्रेजिंग। आरजे भंडारकर वो उनके पार्टनर बने और दोनों ने मिलकर इतना अच्छा काम किया कि बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और लगातार बैक टू बैक उनको काम भी मिलता जा रहा था। फिर प्रेस को दादर बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में 1908 में प्रेस का नाम भी चेंज कर दिया गया और उसका नाम हो गया लक्ष्मी एंड प्रिंटिंग वर्क्स। 1909 में फाल्कर आवश्यक ऋण मुद्रण खरीदने के लिए जर्मनी चले गए। बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पार्टनर्स के बीच में मनमुटाव हो जाने के कारण दादा साहब फाल्के ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और उन्होंने अपनी लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग प्रेस को छोड़ने का फैसला ले लिया। इसके बाद फाल्के सर को बहुत सारे ऑफर मिले नई प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे फाइनेंसर भी उनके पास आए, लेकिन फाल्के सर का कहीं पर भी मन नहीं लगा और उन्होंने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद फाइनली वो डे आ गया जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई, यानी कि 14 अप्रैल 1911 को फाल्के सर अपने बड़े बेटे भालचंद्र फाल्के के साथ अमेरिका के इंडियन
पिक्चर पैलेस देखने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, जो कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास है। उन्होंने वहाँ पे जो एनिमल्स देखी उसका नाम था अमेजिंग एनिमल्स, और उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनको बार बार यही लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चलती हुई पिक्चर कैसे हम इतनी आसानी से देख पा रहे हैं पर्दे पर। और ये सारी बातें उनके दिमाग में एक नए आइडिया को जन्म दे रही थी। मन में बहुत सारे सवाल और उथल पुथल लिए जब भालचंद और उनके फादर फाल्के सर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बाकी के भी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया। लेकिन जैसा होता है कि कोई भी नई चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बहुत रोमांच के साथ वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि कैसे पर्दे पे जानवर इधर उधर घूम रहे थे, कैसे उन्होंने सब कुछ जो देखा वो सारा एक्सप्लेन किया। तो उनकी जो वाइफ थी सरस्वती बाई, उन्होंने पूरा कहा कि हम नहीं मानते, उनके आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया और कहा हम नहीं मानते कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जब ऐसा कुछ उन्होंने सुना तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी पूरी फैमिली को पिक्चर दिखाएंगे और सिनेमा जगत से अवगत कराएंगे। तो जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया और वो पिक्चर दिखाने के लिए उन्होंने सबको ले जाने लगे, उस दिन ईस्टर का दिन था और उस दिन सिनेमा हॉल में कोई दूसरी पिक्चर लगी थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और वहीं से उनको आइडिया आया कि जब इनके भगवान पर्दे पे आ सकते हैं तो हमारे हिंदू देवता राम कृष्ण पर्दे पर कैसे लगेंगे। वहीं से उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं चलती फिल्म का व्यवसाय करूंगा, और इस तरीके से भारतीय सिनेमा जगत के शुरुआत हो गई। इसके लिए फाल्के सर ने अगले वर्ष से यूरोप से बहुत सारा फिल्म बनाने से रिलेटेड सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कैटलॉग, किताबें, फिल्म बनाने से रिलेटेड बुक्स, फिल्म बनाने के उपकरण, ये सारे इकट्ठे करने उन्होंने शुरू कर दिए। उन्होंने एक छोटा सा कैमरा रोल और रील को खरीदा और रात में फिल्म दिखाना शुरू कर दिया। एक लेंस से मोमबत्ती की रोशनी से पर्दे पर ध्यान केंद्रित किया और इस तरीके और दीवार पर चित्रों को प्रदर्शित किया, और इस तरीके से 4 से 5 शो वो डेली रात में दिखाने लगे। दादा साहब फाल्के अपनी नींद से वंचित रहते, अपने काम में वो इतना मशगूल हो गए थे कि वो अपनी नींद से वंचित रहते, लगातार सीखते रहते और नई चीज़ें ट्राई करते रहते। इसके कारण वो अपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे कि उनकी दोनों आंखों में खिंचाव आ गया और कैटरेक्ट की समस्या से वो ग्रसित हो गए। उनके घर वाले उनको पागल समझने लगे थे और सबने उनको आराम करने की सलाह दी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने उनको यही कहा कि तुम्हें ये सब छोड़ के अपने आराम पर ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लो और अपनी आंखों को इतना स्ट्रेस मत दो। लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं मानी। वो अपने काम के जुनून में इतना डूब गए थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वो अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो पूरी तरह उसके लिए डिवोटेड हो चुके थे और रात दिन लगातार मेहनत करते रहते थे। पैशन को बहुत ज़्यादा विल पावर से उन्होंने फॉलो किया, जिसके चलते उनके दोस्त रिश्तेदार उनको पागल समझने लगे थे। और एक बार उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उनके जो दोस्त थे वो उनको पागल खाने ले गए ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ से दादा साहब फाल्के बाहर भाग निकले और जब ज़्यादा उनको नेत्र की प्रॉब्लम सताने लग गई तो वो आंखों के एक डॉक्टर के पास गए। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभाकर ने उनको 3-4 लेंस के जोड़े का चश्मा दिया, जिससे उनकी नेत्र दृष्टि बहाल हुई और अब उनको थोड़ा सा आराम आने लगा था। इससे उनकी आईसाइट भी इम्प्रूव हो रही थी। साहब फाल्के का मन बहुत ही ज़्यादा चंचल था, कभी भी एक जगह टिकता नहीं था, इसलिए अब उन्होंने फिल्म मेकर बनने का डिसीज़न ले लिया था। 1912 में उन्होंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और उधार लेके वो सीधा लंदन चले गए। वहाँ से उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियाँ सीखी, फिल्म निर्माण से रिलेटेड कुछ उपकरण खरीदे और फिर सारे उपकरण खरीद के फिल्म बनाने के उपकरण खरीद के वो फिर भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने फाल्के कंपनी रखा, जो उन्होंने मुंबई में ही स्टार्ट की थी। एक और चिंता सताने लगी थी कि उनके पास स्टोरी तो रेडी थी, बट उनके पास कोई भी प्रोड्यूसर नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सारे पैसे ये सारे उपकरण खरीदने में, लंदन जाने में, इन सब में खर्च हो गए थे। तो अब उन्हें बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने बहुत तलाश करी बट उन्हें कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला। तलाश करते करते उनकी मुलाकात फोटोग्राफी के डीलर से हुई, जो फाल्के के विजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म प्रोड्यूस कर दूंगा। के बाद उनको एक और समस्या सताने लगी। अब प्रोड्यूसर भी मिल गया बट उनके पास फिल्म के लिए कोई एक्ट्रेस नहीं थी, क्योंकि उस समय लड़कियों का घर से बाहर निकलकर काम करना एकदम नामुमकिन था, बिल्कुल अलाउड नहीं था।
अपनी तलाश करते करते वो रेड अलर्ट एरिया में भी पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर भी लड़कियों ने मना कर दिया कि हम आपकी फिल्म में काम नहीं करेंगे या हम काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही वो बैठे बैठे घूमते हुए तलाश करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात सालुंकर से हुई, जो कि वहाँ पर एक बावर्ची थे। और उसको देखकर ही उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरी फिल्म की एक्ट्रेस बनोगे। दादा साहब फाल्के और अपने ऑडियंस को कुछ नया देना चाहते थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। लेखन, छायांकन, संपादन, सारे काम उन्होंने खुद को सौंप दिए। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने भी उनके कामों में उनकी बहुत हेल्प करी, क्योंकि उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो पूरी यूनिट का खाना उनकी वाइफ ही बनाती थी। सबके कपड़े धोना, 500 लोगों का ख्याल रखना, कपड़े धोना, खाना खिलाना, ये सारे काम, बर्तन धोना, सारे काम उनकी वाइफ खुद ही करती थी। उस समय उनकी जो पूरी फिल्म मेकिंग का जो टोटल खर्चा आया था वो आया था 15,000 रुपये, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 3 मई 1913 को दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई, मुंबई के कोरेश्वर थिएटर में रिलीज़ हुई। इस फिल्म को पब्लिक ने बहुत सराहा और बहुत सारा प्यार दिया और ये सुपर से भी ऊपर ज़बरदस्त हिट हुई। इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों ने राजा हरिश्चंद्र को खूब सराहा, बहुत प्यार दिया और इतना अच्छा रिस्पांस देखकर दादा साहब फाल्के ने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो नासिक चले गए। प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था मोहिनी भस्मासुर। इस फिल्म के निर्माण में लगभग उनको 3 महीने लग गए। मोहिनी भस्मासुर भारत के इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फिल्म की वजह से ही दुर्गा गोखले और कमला गोखले, इन 2 लड़कियों को भारतीय सिनेमा जगत में पहली बार अभिनेत्री बनने का गौरव प्रदान हुआ। उनकी नेक्स्ट फिल्म सत्यवान सावित्री की सफलता के बाद उनकी जो ख्याति थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, वो पूरे देश में फैल गई, वो पूरे देश में पॉपुलर हो गए और इसके बाद लोग उनको जानने लगे और पहचानने लगे। इन सारी फिल्मों की सफलता के बाद दर्शक उनकी फिल्म का, दादा साहब फाल्के की फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब उनकी नेक्स्ट फिल्म आएगी और वो सब लोग देखने जाएंगे। लंका दहन उनका काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने ये रामायण की लंका को जलाने का प्रकरण उसमें दर्शाया गया था। 30,000 फीट 910 मीटर लंबा था। 17 सितंबर 1917 को ये फिल्म पुणे के एक आर्य सिनेमा में रिलीज हुई। अन्ना सालुंकर ने इस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में वो राम भी बने थे और सीता की भी भूमिका निभाई थी। ये फिल्म इतनी ज़्यादा सुपर हिट हुई, जो शो स्टार्ट होते थे सुबह 9 बजे से स्टार्ट होते थे और सुबह के 3 बजे तक चलते रहते थे। फिल्म से रिलेटेड एक वाक्य है, क्योंकि ये फिल्म इतनी ज़्यादा सुपर हिट हो रही थी और इसके शोज इतने ज़्यादा थे, तो पहले कैश में डील होती थी, तो जितना भी पैसा होता था वो बैलगाड़ी में भर के जाता था संदूकों में, और एक बंदूक वाला आदमी उस बैलगाड़ी पर बैठता था और तब वो पैसा मेन स्थान तक पहुंचाया जाता था। 1914 में दादा साहब फाल्के को लंदन से प्रस्ताव मिला कि आप लंदन में ही रहकर अपना निर्माण कार्य कंटिन्यू कीजिए, बट दादा साहब फाल्के ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूँ और भारत के लिए ही काम करूँगा, और उन्होंने पूरी जिंदगी भारत की लिए ही सेवा करी। इसके बाद 1918 में उन्होंने श्री कृष्ण जगमोहन और कालिया मृदंगा जैसी सुपर हिट फिल्में बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, जिसको चेंज करके उन्होंने टू हिंदुस्तान कंपनी कर दिया, और उन्होंने एक स्टूडियो का निर्माण किया। इसी के साथ उन्होंने एक इमारत भी बनाई आर्टिस्ट के लिए, जहाँ पर आर्टिस्ट आराम से रह सकते थे, उनके लिए उनका ड्रेसिंग रूम उस टाइप से, तो उन्होंने उनके लिए एक इमारत भी बनाई। और इस तरीके से 3 दशकों तक दादा साहब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री की सेवा की। उन्होंने हमें एंटरटेन किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और आज बॉलीवुड को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर दादा साहब फाल्के नहीं होते तो हिंदुस्तान में बॉलीवुड का जन्म नहीं होता। एक पिक्चर देखते देखते उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने बॉलीवुड का एक फिल्म निर्माण की स्थापना शुरू कर दी, और आज बॉलीवुड हम सब जानते हैं कि वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। उनकी लास्ट फिल्म गंगावत राम, जिसका बजट 2,50,000 था, 6 अगस्त 1937 को ये रॉयल ओबेरॉयज बॉम्बे के किसी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। गंगावत राम वॉज द वेरी साउंड फिल्म
डायरेक्टेड बाय द फाल्के। इसके बाद उन्होंने ये इनकी लास्ट फिल्म थी और इसके बाद फाल्के सर ने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि अब उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, अपनी ओल्ड एज के चलते उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। फिर 1970 में भारत सरकार ने उनकी जन्म शताब्दी पर दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत करी। फिल्म इंडस्ट्री को एंटरटेन करने के लिए अपना योगदान, सिनेमा जगत में अपना उल्लेखनीय योगदान देने के लिए उनको एक दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। अभिनेत्री देवकी रानी इस सर्वोच्च पुरस्कार को पाने वाली पहली अभिनेत्री थी। फिर 2009 में एक मराठी फिल्म बनी जिसका नाम था हरिचंद की फैक्ट्री, जो कि दादा साहब फाल्के की बायोग्राफी पे ही आधारित थी। ये पूरी तरीके से दादा साहब फाल्के की स्टोरी को दर्शाती थी, उनके स्ट्रगल को, उनकी पैशन को। इस फिल्म ने बहुत अच्छे से उनकी जीवनी को चरितार्थ किया था, मतलब बहुत ही अच्छे से बायोग्राफी उनसे रिलेट करती थी कि पूरा ऐसा लग रहा था कि पर्दे पे किसी ने दादा साहब फाल्के की ज़िंदगी को ही उतार दिया। इतना मज़ा आ गया था कि उनके स्ट्रगल में भी ह्यूमर था और काफ़ी लोग तो उनसे बहुत इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। दादा साहब फाल्के ने जब अपनी पहली फिल्म का निर्माण किया था तो उनके घर का सारा सामान बिक गया था, सारा सामान, वो पूरा एक कुछ भी उनके घर में नहीं बचा था। बट उनके स्ट्रगल और जुनून के आगे उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और जब वो अपने स्ट्रगल के दिनों में नहीं रुके, जहाँ पर उनके नेत्र की प्रॉब्लम भी हो गई, लोगों ने उनको पागल भी घोषित कर दिया, उसके चलते जब वो नहीं रुके तो सफलता मिलने के बाद तो ऑब्वियस है कि उनको आगे बढ़ना ही बढ़ना था। तो फ्रेंड्स, उनकी कहानी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि अगर हम किसी चीज़ का ड्रीम देखते हैं या किसी चीज़ को कोई पैशन है तो हमें पैशन से उसको फॉलो करना है, फिर उसमें लग जाना है, तब तक पीछे नहीं हटना जब तक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। 30 अप्रैल 2020 में दादा साहब फाल्के के योगदान को गूगल ने भी सराहना की थी, उन्होंने भी सम्मानित किया था। उनके 148वें बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल डूडल ने कनाडा, भारत और न्यूजीलैंड में उनके जीवन चित्रण को चित्रित किया है, जिसमें दादा साहब फाल्के को दर्शाया गया है। तो ऐसी ही दादा साहब फाल्के की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने अपने पैशन और जुनून के चलते हुए एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी। अगर आप भी अपने ड्रीम में हासिल करना चाहते हैं तो आप दादा साहब फाल्के से इंस्पायर होकर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और एक व्यक्ति के विजन से बॉलीवुड का निर्माण हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसी होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ उसमें कुछ आइडियाज़ भी होते हैं। अगर हम उनको पहचान लेते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं और हम लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी, और तब तक के लिए गुड बाय।